हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 20 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 18 नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों जो आज का अपना पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आंसर बताना है इसका 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते कि ये जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो जवाब देना है कि भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती हुई थी, मतलब जन्म जो हुआ था वह 15 नवंबर 1875 को हुआ था। यानी डेट कौन सी है, 15 नवंबर। इसी कारण से जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। आपको यहाँ पर बिरसा मुंडा जी से संबंधित एक पॉइंट याद रखना है। बिरसा मुंडा को और किस नाम से जानते हैं, धरती बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। इन्हीं से संबंधित एक मुंडा विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा जी ने किया था। और ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था, तो जवाब देना है कि छोटा नागपुर पठार में ये मुंडा विद्रोह हुआ था। इन्हीं के नाम पर राउरकेला उड़ीसा में एक हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा जी के नाम पर हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। NCST, सबसे पहले NCST का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या होता है। NCST का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसकी स्थापना पूछी जा रही है कि NCST की स्थापना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो बताना है कि इसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो जवाब देना है कि इससे संबंधित जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल नंबर 338A। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद नंबर 338 जो है उसमें NCST का उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद दिया गया है ट्राइफेड। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी। ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 1987 में। यह सन आपको याद रखना है। उसके बाद दिया गया है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बर्फ के घर बनाकर कौन लोग रहते हैं, जो एस्किमो जनजाति अपने बर्फ के घर बनाते हैं उनके घर को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी होती है, तो जवाब देना है कि सबसे छोटे कद की जो जनजाति होती है उसका नाम है पिग्मी जनजाति और यह अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 और इसमें पूछा जा रहा है कि काशी तमिल संगम, काशी तमिल संगम की शुरुआत कब की गई है, 17 नवंबर 2022 को। पूछा जाए किसके द्वारा की गई है, तो जवाब देना है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहाँ की गई है, वाराणसी में। तो काशी तमिल संगम से संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। शुरुआत कब की गई, 17 नवंबर 2022 को। किसके द्वारा शुरुआत की गई है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहाँ शुरुआत की गई है, वाराणसी में की गई है। चलिए अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया है, पूछा गया है कि तमिल साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। तमिल साहित्य को क्या कहते हैं, जवाब देना है तमिल साहित्य को संगम कहते हैं। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, पटना में इसको स्थापित किया गया है। ई डबल डेकर बस सेवा को कहाँ शुरू किया गया है, मुंबई में शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि काशी यात्रा योजना को कौन सी राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, जवाब देना है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। देव दिवाली कब मनाई जाती है और कहाँ मनाई जाती है। ये जो देव दिवाली है यह कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। पूछा जाए कहाँ मनाई जाती है, तो बताना है वाराणसी में मनाई जाती है। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किस शहर को बनाया गया है, जवाब देना है वाराणसी को। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं बौद्ध संगीतियों से संबंधित। ये जो बौद्ध संगतियां हैं, पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। अगर आप इनके नाम क्रम से नहीं याद रख सकते हैं तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आपको याद रखना है R, B, P और K। क्या याद रखना है, R, B, P और K। R से हो जाएगा राजगृह, B से हो जाएगा वैशाली, P से हो जाएगा पाटलिपुत्र और K से हो जाएगा कुंडलवन। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई, वैशाली में।
तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में। तो यहाँ से आप इनका क्रम आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक याद क्या रखना है? RBPK, RBPK, बस ये 4 लेटर आपको याद रखने हैं और यहाँ से आप चारों बौद्ध संगतियों के स्थान याद रख सकते हैं कि चारों बौद्ध संगतियाँ कहाँ हुई थी। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इनका आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। ये जो राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी, इस समय यहाँ का सम्राट कौन थे? दूसरी बौद्ध संगति के समय सम्राट कौन थे? तीसरी बौद्ध संगति के समय सम्राट कौन थे? और चौथी बौद्ध संगति के समय सम्राट कौन थे? ये हमने कल की वीडियो में आपको बताया भी था। अगर आपने वो जो प्राचीन इतिहास वाली गौरव सीरीज का अगर पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, वहां पर हमने इन चारों के जो सम्राट थे वो हमने बताए हैं। अगर आपको पता है तो इसका आंसर जरूर कमेंट करना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 से, और क्वेश्चन नंबर 3 संबंधित है बाजरा मिशन से। बाजरा मिशन कौन से सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? जवाब देना है, इसको असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है और इसे ही मोटे अनाज का वर्ष भी घोषित किया गया है। बाजरा क्या है? बाजरा जो है यह एक प्रकार खरीफ की फसल है। बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? भारत। और भारत में पूछा जाए कौन सा पहले स्थान पर राज्य है, तो जवाब देना है राजस्थान। बाजरा से संबंधित पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं? बाजरा वर्ष कौन सा वर्ष है? 2023। बाजरा कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। बाजरा के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? भारत। अगर पूछा जाए बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो बताना है राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिक असम के संस्थापक कौन है? आधुनिक असम के संस्थापक कौन है? जवाब देना है गोपीनाथ बारदोलाई। इन्हीं के नाम पर एक हवाई अड्डा भी है जिसका नाम है गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा। ये गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा असम में कहाँ स्थित है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा पॉइंट है ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल, इसको भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं, यह दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। और यह कौन सी नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी पर यह बना हुआ है। उसके बाद है माजुली द्वीप। ये जो माजुली द्वीप है कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यही है, यही नाम आपको याद रखना है। कौन सा नाम? माजुली द्वीप। असम का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। और असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है बिहू। बिहू कितने प्रकार का होता है? ये जो बिहू होता है वह कितने प्रकार का होता है? बिहू 3 प्रकार का होता है। और यह कौन से राज्य में होता है? यह होता है असम में। बिहू के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन तीनों के नाम आपको कमेंट करके जरूर बताना है। उसके बाद पॉइंट दिया गया है कि भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो जवाब देना है कि जो भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है सत्रिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बगरुम्बा नृत्य। ये जो बगरुम्बा नृत्य है कहाँ मनाया जाता है? असम में। अगर आपसे पूछा जाए कि बगरुम्बा नृत्य असम की कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो जवाब देना है कि असम की बोडो जनजाति के द्वारा बगरुम्बा नृत्य मनाया जाता है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, और यह कौन से राज्य में है? असम में है। अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? अंबुबाची का मेला लगता है असम में। अगर पूछा जाए कि अंबुबाची मेला का जो आयोजन है असम के कौन से मंदिर में किया जाता है, तो जवाब देना है कि कामाख्या माता मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? जवाब देना है डिगबोई। डिगबोई क्षेत्र कौन से राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है असम में। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जवाब देना है कि ये असम में है, और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो जवाब देना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है और यह असम राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम आपको कतई नहीं भूलना है। क्या पूछा गया है? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। जवाब देना है शरत कमल। शरत कमल का संबंध कौन से खेल से है? टेबल टेनिस से है।
उसके बाद दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? जवाब देना है शरद कमल को। अभी दिया नहीं गया है, दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 है, किसे दिया जाएगा इस बार? शरद कमल को दिया जाएगा। उसके बाद है भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के रूप में कितने सदस्यों को शामिल किया गया है? तो जवाब देना है 10 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। बात आई है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना हुई थी 1926 में हुई थी। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जवाब देना है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के विजेता से संबंधित। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता अगर पुरुषों में पूछा जाएगा तो बताएंगे कार्लोस अलकराज, और यह स्पेन के रहने वाले हैं। महिलाओं में पूछा जाएगा तो बताएंगे इगा स्वेटेक, और यह पोलैंड की रहने वाली हैं। सैयद मोदी टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? जवाब देना है पीवी सिंधु ने जीता है। और सैयद मोदी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? जवाब देना है कि इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। 44वां शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन किया गया, इसका शुभंकर क्या था? जवाब देना है थम्बी। और इसमें पहला स्थान कौन से देश ने प्राप्त किया है? उज्बेकिस्तान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो 44वां शतरंज ओलंपियाड से संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। शुभंकर क्या था? थम्बी। पहला स्थान किसे मिला? उज्बेकिस्तान को। कॉमनवेल्थ गेम 2022 से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है हमने। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ध्वजवाहक पूछे जाएंगे। ध्वजवाहक अगर उद्घाटन समारोह में पूछा जाता है तो बताएंगे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, और ध्वजवाहक अगर समापन समारोह में पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? निकहत जरीन और शरद कमल। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु को याद रखना है। समापन समारोह में निकहत जरीन और शरद कमल को याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया गया है संध्या देवनाथन को। ये मेटा किसका नया नाम है? ये फेसबुक का नया नाम है। फेसबुक का नया नाम क्या है? फेसबुक का नया नाम है मेटा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वर्तमान समय में भारत के महान न्यायवादी कौन है? जवाब देना है आर वेंकट रमनी है। और भारत के पहले महान न्यायवादी कौन थे? जवाब देना है शीतलवाड़। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं समीर कामत। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो जवाब देना है सुरेश पटेल। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रमीत गिल। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सोमनाथ। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद पूछा गया है कि आज़ाद भारत का जो पहला विधि आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया था? जवाब देना है 1955 में। और उस समय इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए थे? शीतलवाड़ को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जवाब देना है सतीश पाई। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। ये भी नाम आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दिया गया है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट से संबंधित। ये जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आइजोल में। कब से कब तक किया गया है? 17 नवंबर से 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और यह कौन से नंबर का है? यह 10वें नंबर का इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है। लेकिन याद रखना है कि आइजोल में इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले आइजोल में कभी भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन नहीं किया गया है।
तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च से संबंधित आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। आयोजन कब से कब तक होगा? 17 नवंबर से 19 नवंबर तक। कौन से मंत्रालय के द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। कौन से क्रम का है? 10वें क्रम का है। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आइजॉल में इसका आयोजन किया जा रहा है। बात आई है मिजोरम की, क्योंकि राजधानी इसकी, ये जो आइजॉल है किसकी राजधानी है? मिजोरम की। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वांगला फेस्टिवल जो है यह मनाया जाता है मेघालय में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चाप चार कूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जवाब देना है कि यह मिजोरम में मनाया जाता है और इसी चाप चार कूट फेस्टिवल को बम्बू डांस भी कहते हैं। यानी कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बम्बू डांस कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो जवाब देना है कि यह मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ दिया गया है लोसांग फेस्टिवल। ये लोसांग फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। सिरोउ लिली फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है और यहीं पर मणिपुर में ही संगाई फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। तो मणिपुर से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट यह है सिरोउ लिली फेस्टिवल मणिपुर में और संगाई फेस्टिवल भी मणिपुर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है। खार्ची मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन त्रिपुरा में किया जाता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। और आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से संबंधित है। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जवाब देना है वेंकी रामकृष्णन को इससे सम्मानित किया गया है। यह कौन से देश के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? ब्रिटेन के द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। बात आई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के राजा कौन है? ब्रिटेन के राजा हैं चार्ल्स III और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? हाल ही में इनको बनाया गया है, इनका नाम क्या है? ऋषि सुनक। बात आई है यहाँ पर वेंकी राम कृष्ण की, तो ये जो वेंकी राम कृष्ण हैं इन्हें 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, पैलेट कर कहते हैं और कोशिका का सबसे छोटा भाग राइबोसोम है। तो राइबोसोम से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। पैलेट गढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? राइबोसोम को। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है? राइबोसोम है। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं ये। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि हाल ही में पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के लिए चुना गया है? तो जवाब देना है 6 महिलाओं को इसके लिए चुना गया है। बात आई है यहाँ पर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? जवाब देना है 1905 में। और ये जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है ये कहाँ स्थित है? तब बताना है कि तमिलनाडु के नीलगिरी में ये स्थित है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वर्तमान समय में भारत के CDS कौन है? तो वर्तमान समय में जो भारत के CDS हैं उनका नाम है अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। और भारत के जो पहले नंबर के CDS थे उनका नाम क्या था? जनरल बिपिन रावत। उसके बाद दिया गया है सेना विमानन कोर की स्थापना कब हुई थी? सेना विमानन कोर की जो स्थापना हुई थी वह 1986 में हुई थी। आपको बताना है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है बिली जीन किंग कप से संबंधित। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो बिली जीन किंग कप है इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है फिडे कप। और यह महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। इसका विजेता कौन बना है? इसका विजेता बना है स्विट्जरलैंड और उप विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको 4 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। किससे संबंधित? बिली जीन किंग कप से संबंधित। पुराना नाम पूछा जाएगा तो फिडे कप बताएंगे और यह केवल महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है और इसका विजेता बना है स्विट्जरलैंड और उप विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। बात आई है यहाँ पर खेलों की, तो खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? जवाब देना है स्पेन। आयोजन इसका कहाँ किया गया है? इसका आयोजन भारत में किया गया। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है।
T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? जवाब देना है इंग्लैंड। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें दिया गया है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन से वर्ड को चुना गया है? तो जवाब देना है होमर को। ये होमर नाम आपको याद रखना है, इसी को कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आकाशवाणी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आकाशवाणी जो महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डॉक्टर वसुधा गुप्ता को दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।